नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी और ए बी का मध्य बिंदु ई है तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते ए बी सी। मान लिया ये त्रिभुज आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो दिया हुआ कि त्रिभुज बी सी का मध्य बिंदु डी मान लेते ये हो गया, और त्रिभुज भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई, इसको मिला दिया जाता है डी और ई को। तो त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो भुजा उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी। मतलब डी ई ए सी के समांतर होगी और ए सी का आधा होगा। तो अगर ए सी की लंबाई 2 होगा तो डी ई की लंबाई कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब दूसरी बात आप जानिए कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और बी कोण बी दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी सी ए एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी सी ए का जो क्षेत्रफल होगा इनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब 1:4 होगा। भुजा का अनुपात 1 और 2 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4 का। अब ये 4 बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को बता रहा और ये छोटे वाले का। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल दिया है 44, इसका मतलब 4 की वैल्यू दिया है 44, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिया है यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कि डेल्टा ए का मतलब क्षेत्रफल बराबर यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे हम लोग इस फार्मूले से लगा सकते हैं। यहाँ यक्स जो है वो आयत की लंबाई को बता रहा है और जो वाई है वो आयत की चौड़ाई में वृद्धि को बता रहा है। तो यक्स की वैल्यू 40% की वृद्धि तो प्लस 40 लिखेंगे, चौड़ाई में 20% की कमी तो -20, प्लस 40 गुणे -20 बटा में 100। तो यहाँ देखिए 40 में से 20 चला गया, 20 बचा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो और 4 दूना 8, और ये माइनस है प्लस है तो -8 होगा। 20 में से -8 घट जाए कितना आ जाएगा, 12%। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन वाले चैप्टर से, रेलगाड़ी का। तो देखिए क्या दिया है कि एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो आपको ट्रेन की चाल बताना है। तो ये ट्रेन है, मान लेते हैं इसकी लंबाई यल होगी। एक बार एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और एक बार 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन की चाल को मान लेते हैं भी। तो आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। इसका मतलब इसकी लंबाई यल है तो इस खंभे को पार करने में ये दूरी चलेगी यल मीटर, और समय कितना है, 12 सेकेंड। तो यहाँ से इसकी चाल हम लोग निकाल लेंगे, दूरी बटा समय मतलब यल बटा 12। एक इक्वेशन आ गया। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे पुल को या प्लेटफार्म को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई होगी। इसका मतलब ये अब दूरी चलेगी यल प्लस 170, और समय कितना है 36, तो 36 से भाग दे देंगे तो रेल की चाल आ जाएगी। ये भी रेलगाड़ी की चाल, ये भी रेलगाड़ी की चाल, दोनों को बराबर कर दिया जाए। अब कैंसिल कर दिया, जब 12 तय 36 तिरक गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3l और ये हो जाएगा यल प्लस 170। तो यहाँ से यल की वैल्यू निकाला जाए तो यल की वैल्यू आ जाएगा 85। यल की वैल्यू कितना आ गया, 85
मीटर आ गया। तो अब जो है कि इसकी चाल निकालेंगे, तो आपको पता है कि चाल ये भी है ये भी है, तो चाल बराबर हम लोग रख दें 85/12, लेकिन ये जो आंसर आया मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें 18/5 से गुणा करके इसको बदला जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हो जाएगा 17, और ये 6 दूना के 12, 6 18, तो 17×51/3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल हो गई 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया कि दो बेलन की त्रिज्या में 3 और 4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई में 4 और 9 का अनुपात है, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो आप जानते हैं किसी बेलन का जो आयतन होता है, मान लीजिए पहला बेलन है πr²h, तो मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या r1 है, ऊंचाई r2 है, तो इसकी आयतन हो जाएगा πr1² × h1, और दूसरे का हो जाएगा πv2r2² × h2। तो ये पाई से पाई कटेगा, यहाँ r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 बच गया। अब r1 और r2 की वैल्यू दिया है 3 और 4, और स्क्वायर करेंगे तो ये 9:16 बनेगा, और h1 और h2 की वैल्यू दिया है 4 और 9, तो 9 से 9 कैंसिल, और 4 चौके 16, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब 1:4, तो इनके आयतन में रेशियो आ गया 1:4 का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूले पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 640 है और उनका अनुपात है 5 और 3। तो पहले तो टोटल जो संख्या वो 640 है, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो वो 5 और 3 का है। इसका मतलब टोटल वैल्यू 8 है, तो 8 की वैल्यू दिया है 640, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 80। तो लड़कों की संख्या 5 की वैल्यू मतलब 8 5 40 मतलब 400, और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 8 3 24 मतलब 240। इसका मतलब 640 में 400 लड़के 240 लड़कियां। अब बोला कि यदि 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, मतलब 30 लड़की एडमिशन ले ली, तो अब लड़कियों की संख्या हो जाएगी 270। तो बोला है कि एडमिशन ले लिया, तो यह अनुपात 14:9 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने एडमिशन ले लिया। तो मान लीजिए लड़के ले लिए x, तो ये अनुपात हो जाएगा 400 + x। अब इनका जो रेशियो है वो है 14:9। इसका मतलब ये 400 + x बटा में 270 बराबर 14:9। 14:9। तो अब देखिए इसको कैंसिल किया जाए तो ये 9 त्रिके 27, 30 बचेगा, 14 × 42। तो इसका मतलब है 400 + x बराबर 420। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। 400 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 20। इसका मतलब कि 20 नए लड़कों ने एडमिशन ले लिया था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आइए दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 224 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 224 रुपया अंकित करता है और 28% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए जब भी डिस्काउंट की बात होगा तो हमेशा 3 बातें होंगी। एक होगा सीपी मतलब क्रय मूल्य, एक एमपी मतलब मार्केट प्राइस मतलब इसी को अंकित मूल्य कहते हैं, और एक एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब करा है कि उसे 224 रुपये का अंकित किया और इस पर छूट कितना दिया 28%, और लाभ कितना हो गया 12%। और आप जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर। तो सीपी पर 12% का लाभ मतलब सीपी का 112/100 बराबर, अब ये किसके बराबर है 224 पर 28% का डिस्काउंट मतलब इसका 72/100। तो 100 से 100 कटेगा, ये देखिए 2 बार में 112 दूना 244, तो जो सीपी की वैल्यू आ जाएगा 2 × 72 मतलब 144 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 144 रुपया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम दाम पर बेचता है, यदि वह 332 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो, तो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। आइए दोस्तों इसको मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी रहा होगा 100 रुपया। तो पहले ESP1 जो पहले बेच रहा है वो 90% में बेच रहा है, मतलब 10% कम कीमत पर। अब बोला है कि अगर 332 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो ESP2 है 20% का लाभ, मतलब अब बेच रहा है 120%। और ये कब बेच रहा है, जब पहले से 332 रुपया अधिक बेच रहा है। तो इसका मतलब कि 90% प्लस 332 बराबर 120%। और जब इधर ले जाएंगे तो ये 30% की वैल्यू आ जाएगा 332। अब देखिए आपको सीपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, पूछा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य है 90%। तो जब 30% की वैल्यू इतना आ गया तो 90% का मतलब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 90% की जो वैल्यू आएगा 3 दूना के 6, 3 तिरी के 9, 3 तिरी के 9, मतलब 996 रुपया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, आप इसको ध्यान से करिए। आइए तब तक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल से विभाज्यता के नियम वाले से क्वेश्चन है। दिया एक संख्या 1005x48, यह संख्या अगर, ये देखिए यहाँ पे ये नहीं, ये 8 अलग है। यह संख्या अगर 8 से विभाजित है, मतलब यह 1005x4, अगर यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x का सबसे छोटा मान क्या होगा। अब आप जानते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। अगर किसी नंबर का आखिरी 3 अंक 8 से कटता है तो वो पूरा नंबर भी 8 से कट रहा है। अच्छा, ये संख्या दिया हुआ आपका, ये पूरा दिया यहाँ पर छूट गया है, मतलब ये संख्या फिर से एक बार देख लिया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये नंबर जो दिया जो नंबर दिया हुआ हम लोग का दिया है 1005x48 दिया हुआ है। ये इसके बाद छूट गया कि ये दिया तो यह संख्या 8 से विभाजित है, तो x का मान बताना। तो x की डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो इसका आखिरी 3 अंक है x48। अगर यह संख्या 8 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 8 से कटेगा। अब सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि हम लोग ऑप्शन से देख ले। पूछा है कि x का सबसे छोटा मान, तो आप देख रहे हैं कि x का सबसे छोटा मान अगर हम लोग 0 रख दिया जाए दिए गए ऑप्शन में से, क्योंकि सबसे छोटा 0 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर 0 रख दें तो ये 0 48 होगा, और 8 से कटेंगे तो 8 छक्का 48। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। 4 ऑप्शन दिया और सबसे छोटा मान पूछा हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग ऑप्शन में ही सबसे छोटी वैल्यू ले लें। अगर 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम लोग 1 को और 2 को चेक करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। दिया है कि किसी वृत्त पर 3 बिंदु ABC हैं। जीवा AB और AC वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण BAC का मान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो एक सर्किल बना लिया जाए। मान लेते हैं ये सर्किल हो गया। इस पर 3 बिंदु दिया हुआ है, एक A और एक B और तीसरा मान लेते हैं C यहाँ पर दिया है। दिया है कि जीवा AB और AC, तो जीवा AB ये होगा और जीवा AC ये होगा। मान लीजिए सर्किल का केंद्र हो गया O। अब जीवा AB केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाया, मतलब ये वाला कोण हमारा है 110 डिग्री। ये वाला कोण हम लोग का कितना है दोस्तों, 110 डिग्री। और जो जीवा AC है वो 130 डिग्री बना रहा है, मतलब ये वाला कोण हम लोग का 130 डिग्री। तो आपको निकालना है कोण BAC, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये 130 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, तो इसको जोड़ा जाएगा तो टोटल 240 डिग्री।
और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर टोटल 360 कोण बनता है, तो इतना कोण अगर 240 हो गया तो ये वाला कोण कितना होगा, 360 माइनस 240 मतलब 120 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। अब अगर आप चाप जो है कि BC को देखें तो आप जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु के बने कोण का डबल होता है, मतलब 2 गुना होता है। तो अगर कोण COB 120 डिग्री है तो कोण CAB मतलब BAC कितना होगा, इसका आधा होगा, मतलब 60 डिग्री होगा। याद कर लीजिए, किसी सर्किल द्वारा किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा उसी डायरेक्शन वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो मतलब ये कोण इसका डबल होगा तो ये कोण इसका आधा होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा दिया कि ABC किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दिया कि A अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और C अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब कि काम कितना हम लोग मानेंगे, 60। 60 क्यों मानेंगे, ऐसा कोई नंबर काम मान लिया जाए जो 12 से, 15 से और 20 से कट रहा है। तो अगर ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5। B अगर 15 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। और अगर C 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 3। तो अगर तीनों मिल जाएं A प्लस B प्लस C तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12 काम। इसका मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और हमारे पास काम है 60, तो कितना दिन लगा देंगे दोस्तों, कुल काम बटा एक दिन का काम, तो 60 बटा 12 मतलब 5 दिन। इसका मतलब ये तीनों व्यक्ति उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन A बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके लिए हमेशा ही प्रैक्टिस सेट लेकर अच्छे क्वेश्चन का आता रहूँगा। तो अगला सेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।